कहानी खूबसूरत कोठेवाली के इस रोमांचक दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बॉबी की जिंदगी में उथल-पुथल शुरू हुई। अब खतरा और भी गहरा हो गया है। विक्रम ठाकुर और अंबाबाई ने अपना जाल बिछा दिया है। क्या बॉबी उनकी चंगुल से सही सलामत निकल पाएगी? वहीं दूसरी ओर विनी और युग की शादी की बात चल रही है। लेकिन क्या कोठे की ये दीवारें उनके प्यार को मंजिल तक पहुंचने देंगी? क्या है वो राज जो विनी की मां सबसे छुपा रही है? सस्पेंस और इमोशन से भरपूर इस कहानी को अंत तक देखें। वीडियो में हम जानेंगे विक्रम ठाकुर की नई चाल, विनी और युग के रिश्ते का संघर्ष, बॉबी के गायब होने का रहस्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले भाग पार्ट 3 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इधर रूबी बॉबी को लेकर हॉल में आई। बॉबी की लंबी हाइट और सुडौल जिस्म को देखकर महफिल में आई सभी जमींदार और बिजनेसमैन के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन बॉबी का चेहरा वो अभी तक नहीं देख पाए थे, क्योंकि बॉबी का चेहरा उसकी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। तभी अचानक लाइट चली जाती है, एकदम घुप अंधेरा हो जाता है। ये क्या हुआ? ये लाइट क्यों चली गई? विक्रम ठाकुर ने गुस्से में आग बबूला होकर अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करते हुए कहा। बॉबी पर नजर पड़ते ही विक्रम ठाकुर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। विक्रम ठाकुर के मुंह से एकदम निकला, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। टॉर्च की रोशनी में बॉबी का संगे मरमर जिस्म अंधेरी काली रात में तारों की तरह चमक रहा था। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर बॉबी को छूने की कोशिश की, तभी लाइट आ गई। अंबाबाई गुस्से में खड़े होकर बोली, खुद पर काबू कीजिए विक्रम ठाकुर। जब तक आप हमारी तय की गई मांगों को पूरा नहीं करते, आप बॉबी को हाथ भी नहीं लगा सकते। विक्रम खुद पर काबू करते हुए अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बॉबी के हुस्न से घायल तो वहां पर बैठे सभी हो गए थे, लेकिन राजेश त्रिपाठी और विक्रम ठाकुर के हाल बेहाल थे। यही तो अंबाबाई चाहती थी। अंबाबाई का तीर एकदम सही निशाने पर लगा था। उधर अच्छा चलो लगाई बाद में करेंगे। युग ने विनी को गुस्से में लाल पीला होते देखा तो एकदम शांत होकर बोला, पहले जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है वहां चलें? युग ने विनी का हाथ पकड़कर मॉल में जाते हुए कहा। विनी को भी युग का सरप्राइज याद आया तो अपना गुस्सा भूलकर युग के पीछे पीछे चल दी। ये देखो, गोल्डन और रेड कलर के बेहद खूबसूरत स्टाइलिश ब्राइडल लहंगे को दिखाते हुए युग ने कहा। व्हाट? युग, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को तुमने मुझे ये लहंगा दिखाने के लिए बुलाया है? तुम जानते हो ना कितने बहाने बनाने पड़े हैं मुझे यहाँ आने के लिए। पहली बार मैंने मम्मी से झूठ बोला। विनी ने गुस्से में कहा। युग, मैं यहाँ पर अपनी सगाई के लिए ड्रेस देखने आया था। समझ नहीं आ रहा था कि लखनवी लूँ या नवाबी लूँ, बस इसी में कंफ्यूज हो रहा था। तभी मेरी नज़र इस लहंगे पर पड़ी और बस मुझे ये लहंगा इतना पसंद आया कि मैंने फैसला कर लिया कि हमारी सगाई पर तुम सिर्फ और सिर्फ यही लहंगा पहनोगी। दैट्स इट। विनी, अच्छा तो बता सकते हो कि महाशय ने अपने लिए क्या लिया है? युग सर खुजाते हुए, यार अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम मेरी हेल्प करो ना। जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये लहंगा पसंद किया है, तुम भी मेरे लिए पसंद करो। आई स्वेयर, तुम जो भी पसंद करोगी मैं वो पहन लूंगा, चाहे वो कितना भी ऑकवर्ड क्यों ना हो। युग ने एक आंख को दबाते हुए विनी को छेड़ा। बदले में विनी ने युग के पेट में जोर की कोहनी मारी। आह! युग के मुंह से एकदम निकला। विनी ने युग के लिए सिंपल गोल्डन और रेड शेरवानी खरीदी। उसका कहना था कि सगाई पर हल्की काम वाली शेरवानी सही रहेगी, शादी पर तुम चाहे कितनी भी हैवी ले लेना। उधर अंबाबाई खड़े होकर बोली कि इस महफिल में आए सभी मेहमानों, मैंने बॉबी को पूरे 10 लाख में खरीदा है। अब आप सब में जो मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा देगा, आज की रात बॉबी उसकी हो जाएगी। 15 लाख राजेश त्रिपाठी ने बॉबी की कीमत लगाई। 17 लाख। उस महफिल में बॉबी की कीमत ऐसे लगाई जा रही थी जैसे किसी मंडी में जानवर की कीमत लगाई जाती है। 20 लाख। राजेश त्रिपाठी ने कीमत को आगे बढ़ाया। 22 लाख। विक्रम ठाकुर कहाँ पीछे रहने वाला था। सभी रईसों ने बॉबी की कीमत अपने अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस के आधार पर लगाई, क्योंकि वो सभी बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि कौन सा माल कितनी कीमत का है। विक्रम ठाकुर के 30 लाख लगाते ही राजेश त्रिपाठी और महफिल में आए सभी बिजनेसमैन पीछे हट गए। कोई बात नहीं राजेश जी, आज बॉबी आपकी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल वो आपकी हो जाएगी। कल भी तो इसी तरह महफिल लगेगी। कल जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा बॉबी उसकी हो जाएगी। दिल छोटा मत कीजिए, अंबाबाई ने पान का टुकड़ा मुंह में रखते हुए राजेश त्रिपाठी से कहा। मजबूरन त्रिपाठी और सभी को महफिल छोड़कर जाना पड़ा। सभी बिजनेसमैन के साथ आए नौकर अपनी अपनी पसंद की लड़कियों के साथ रात रंगीन करने में बिजी थे। त्रिपाठी ने अपने नौकर को आवाज लगाई, महेश।
पर महेश तो अपनी बुलबुल के साथ बिजी था। महेश को न पाकर त्रिपाठी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां महेश लड़की के साथ था। त्रिपाठी ने महेश के बाल पकड़कर महेश को खड़ा किया। कमबख्त, तू यहां पर मजे कर रहा है और वहां मैं बाहर खड़ा गला फाड़ रहा हूं। त्रिपाठी ने अपने सामने बिना कपड़ों के खड़े नौकर को गाली देकर अपने गुस्से को शांत किया। नौकर समझ गया कि आज उसके मालिक को लड़की नहीं मिला, इसलिए मालिक गुस्से में है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर त्रिपाठी के साथ हो गया। अंबाबाई ने खामोश खड़ी बॉबी को मुस्कुरा कर देखा। अंबाबाई, वाकई बॉबी, आज तो तेरे हुस्न से मेरा ये कोठा जगमगा उठा। इतना मुनाफा तो मुझे आज तक नहीं हुआ जितना आज हुआ है। विक्रम ठाकुर के दिए पैसे से भरे बैग को खोलकर देखकर नोटों पर हाथ फेरते हुए कहा, रूबी। अंबाबाई की आवाज सुनकर रूबी दौड़ कर आई। बॉबी को उसके कमरे में ले जाओ। जी। चलो बॉबी को पकड़कर उसे कमरे में ले आई। उस कमरे में उन सभी लड़कियों ने अपनी पहली रात बिताई थी। ये कमरा स्पेशल था। इस कमरे की सजावट बिल्कुल इस तरह की गई थी मानो नया नवेला शादी का जोड़ा अपनी सुहाग रात मना रहा हो। पूरा कमरा ताज़ा गुलाब के फूलों से महक रहा था। बेड पर कीमती नई चादर बिछी हुई थी। आज से बॉबी तब तक इस कमरे में रहेगी जब तक इस कोठे पर आने वाला हर रईसज़ादा बॉबी के साथ एक रात न बिता दे। रूबी को बॉबी पर बहुत तरस आ रहा था। आज से पहले जितनी भी लड़कियां इस कोठे में आई वो सब अंबाबाई के खौफनाक रूप को देखकर एकदम हार मान जाती थी। लेकिन बॉबी पूरे 15 दिनों तक अंबाबाई से अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ती रही। क्या क्या जुल्म नहीं किया अंबाबाई ने बॉबी पर। बेल्ट से उसके कोमल नाजुक जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो नहीं उधड़ा हो। पूरे 8 दिन तक वो भूखी प्यासी रही, फिर भी बॉबी ने हार नहीं मानी। एक पल को तो अंबाबाई भी थक गई थी बॉबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते तोड़ते। लेकिन ये मासूम जान कब तक इतने जुल्म सहती। आखिर है तो इंसान ही ना। हार गई हम सब लड़कियों की तरह। बॉबी भी भूख प्यास और अंबाबाई की उस बेल्ट के सामने हार गई जो जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी जख्मी कर देती है, जो जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी उधेड़ कर रख देती है। रूबी ने अपनी आंखों में आई नमी को जल्दी से अपने आंचल में छुपाते हुए कहा, बॉबी अब और कुछ मत करना, वरना अंबाबाई अपने जुल्म से तुम्हारे शरीर को इतना तड़पाएगी कि तुम चाहकर भी नहीं सह पाओगी। बॉबी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर रूबी बॉबी को उस कमरे में अकेले छोड़कर बाहर आ गई। अंबाबाई, जाइए विक्रम ठाकुर, आपकी बुलबुल कमरे में आपका इंतजार कर रही है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई ठाकुर साहब, आज से पहले तो आप कभी किसी लड़की को देखकर इतने बेकाबू नहीं हुए जितना आज हो गए। यकीन नहीं हो रहा। ठाकुर, बॉबी चीज ही ऐसी है अंबाबाई, शराब से भी ज्यादा नशीली। इतना नशा तो मुझे कभी शराब पीकर भी नहीं हुआ जितना नशा बॉबी की नशीली आंखों को देखकर चढ़ गया। कहता हुआ ठाकुर कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इधर रात के 11 बज रहे थे पर विनी अभी तक नहीं आई थी। 1 घंटे को बोलकर गई थी। जिज्ञासा जी को विनी की फिक्र होने लगी। आखिर अभी तक आई क्यों नहीं। उन्होंने विनी का नंबर लगाया लेकिन फोन नोट रीचेबल आ रहा था। ये विनी के फोन को क्या हुआ, ये बार बार नोट रीचेबल क्यों आ रहा है। कान से मोबाइल लगाते हुए जिज्ञासा जी ने खुद से कहा। वो बहुत परेशान होने लगी। डर से उनके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। पता नहीं विनी का फोन क्यों नहीं लग रहा है। भगवान, मेरी विनी की रक्षा करना। भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर जिज्ञासा जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज भगवान, मेरी बेटी के साथ वो कभी भी मत होने देना जो मेरे साथ हुआ। ड्राइंग रूम में इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाते हुए जिज्ञासा जी की हालत खराब होने लगी। जिज्ञासा जी बार बार अपने भगवान से विनी के सुरक्षित होने की प्रार्थना कर रही थी। मैं विनी की फ्रेंड रिया को फोन लगाती हूँ, जिज्ञासा जी ने खुद से कहा और अपने मोबाइल में रिया का नंबर तलाश करने लगी। रिया का नंबर मिलते ही उन्होंने रिया का नंबर लगाया। बेल जा रही थी। इससे पहले कि रिया फोन उठाती, पीछे से आकर विनी ने जिज्ञासा जी को पुकारा, मम्मी। विनी की आवाज़ सुनते ही मोबाइल जिज्ञासा जी के हाथ से छूट गया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना। जिज्ञासा जी ने विनी का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए कहा। जिज्ञासा जी का चेहरा पसीने से तर था, उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। विनी ने जिज्ञासा जी को शांत किया। मम्मी, रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाता है आपको, अगर मैं जरा सी लेट हो जाती हूं तो आपकी हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है। कुछ नहीं मेरा बच्चा, टाइम देखा है तुमने, रात के 11 बज रहे हैं। पहले कभी तुम इतनी रात तक घर से बाहर नहीं गई ना, इसलिए मुझे टेंशन होने लगी थी। तुम आ गई हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिज्ञासा जी ने विनी का माथा चूमकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। इधर विक्रम ठाकुर के दरवाजा बंद करते ही बॉबी जो बेड के सहारे खड़ी थी, डर से एकदम से सहम गई।
उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि अपनी धड़कनों की आवाज उसको अपने कानों में सुनाई दे रही थी। दहशत से उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बॉबी के पूरे जिस्म का खून उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। डर की इंतहा ये थी कि बॉबी के होंठ भी डर से कांप रहे थे। उसकी आंखें पथरा गई थी। वहां क्यों खड़ी हो मेरी बुलबुल, मेरे करीब आओ, अब तुमसे और दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारा ये खूबसूरत संगमरमर का जिस्म, जरा इसको छूकर तो देख, कहीं मेरे छूने से ये पिघल ही ना जाए। जल्दी से पास आओ तो। विक्रम ठाकुर बॉबी की तरफ लपका। बॉबी ने रोते हुए बेइंतहा गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे डार्लिंग, अभी पकड़ा ही कहाँ है, तुम छोड़ने की बात कर रही हो। मेरी जान, जल्दी से बाहों में आ जाओ। दिल तेरे लिए बहुत बेकरार है। हर गली, हर शहर, हर कोठे का पानी पिया है मैंने, मगर तेरे जैसी अंग्रेजी बोलने वाली बुलबुल किसी कोठे में नजर नहीं आई। विक्रम ठाकुर ने लपक कर बॉबी को पकड़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो। ठाकुर की पकड़ में बॉबी शिकार किए पंछी की तरह फड़फड़ाई। ऐसे कैसे जाने दूं मेरी जाने मन, पूरे 30 लाख में खरीदा है तुझे। इस बार विक्रम ठाकुर ने गुस्से में बॉबी को बेड पर पटकते हुए कहा। बॉबी को बेड पर पटक कर विक्रम ठाकुर अपने कपड़े उतारने लगा। तब तक बॉबी बेड से उठकर कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंच गई। बॉबी दरवाजे की कुंडी खोलने ही वाली थी, तभी विक्रम ठाकुर ने बॉबी की नाजुक कलाई को कसकर पकड़ा और जोर का थप्पड़ बॉबी के गाल पर मारा। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ने के बाद भी बॉबी लगातार विक्रम ठाकुर की मजबूत पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। साली अपने हुस्न की तारीफ सुनकर ज्यादा ही भाव खा रही है। ठाकुर की मजबूत पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बॉबी को अपने पापा की बातें याद आने लगी। वो कहते थे, मेरी बेटी शेरनी है, शेरनी, ऐसी शेरनी जो 10 लड़कों पर अकेली भारी है। मेरी बेटी मेरे जीने का सहारा है, मेरी जिंदगी का मकसद है। अपने पापा की बातें याद आते ही बॉबी के अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। उसने जोरदार घूंसा विक्रम ठाकुर के मुंह पर मारा। विक्रम ठाकुर को नाजुक कोमल सी बॉबी से इतने जोरदार मुक्के की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बॉबी का अचानक पड़ने वाला मुक्के के बाद विक्रम ठाकुर ने खुद को उसी बेड पर पड़ा पाया जहां अभी थोड़ी देर पहले उसने बॉबी को पटका था। तभी विक्रम ठाकुर को अपने मुंह में दर्द का एहसास महसूस हुआ। बेड पड़े ठाकुर ने अपने मुंह में उंगली डाली। बॉबी का मुक्का इतना जोरदार था जिससे विक्रम ठाकुर का एक दांत टूट चुका था। अम्बा! बेपनाह गुस्से से बेड पर पड़ा ठाकुर अपने हाथ में टूटा हुआ दांत देखकर दहाड़ा। अंबाबाई, जो विक्रम ठाकुर के दिए हुए नोटों की गड्डियों से हवा कर रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी। विक्रम ठाकुर की आवाज सुनकर नोटों की गड्डियों से खुद को हवा करते अंबाबाई के हाथ एकदम रुक गए। अंबाबाई ने जल्दी से अपने बेड से उठकर अपने जूते तलाश करके जल्दी जल्दी पहने। अब क्या कर दिया इस कलमुही बॉबी ने। अगर इस बार इसने कोई रायता फैलाया तो इस बॉबी को ऐसी सजा दूंगी कि वो बॉबी 7 जन्म तक याद रखेगी। खुद से बड़बड़ाती हुई अंबाबाई उस कमरे में पहुंची जहां अभी थोड़ी देर पहले वो बॉबी को छोड़कर गई थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही अंबाबाई की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। विक्रम ठाकुर, आप बेड पर, वो भी अकेले? बॉबी कहाँ गई? बॉबी तो भाग गई। ठाकुर ने बेड से उठकर अपना हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा। क्या? अंबाबाई की आंखों के सामने बॉबी के भागने की खबर सुनकर अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से अंबाबाई ने खुद को संभाला और अपने खास आदमी उधम सिंह को आवाज लगाई। अंबाबाई की आवाज सुनते ही उधम सिंह अंबा के पास हाजिर हुआ। जी बा, हुक्म कीजिए। अंबाबाई, बॉबी यहाँ से भाग चुकी है, इस कोठे की सरहद से बाहर न जाने पाए। जी बा, जैसा आपका हुक्म। इतना कहकर उधम सिंह वहां से चला गया। अंबाबाई, ठाकुर साहब, आपसे वो नाजुक मोम जैसी बॉबी नहीं संभली। ठाकुर ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अंबाबाई ने हाथ के इशारे से विक्रम ठाकुर को चुप रहने को कहा और बोली, चुप हो जाइए ठाकुर साहब, बॉबी ने आपका दांत तोड़ दिया। ये खबर इस कमरे में ही रहे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना सोचिए कितनी बदनामी होगी आपकी जब बाहर लोगों को पता चलेगा कि विक्रम ठाकुर से एक नाजुक बॉबी नहीं संभली और उस बॉबी से अपना दांत तोड़वा बैठे। विक्रम ने गुस्से से अंबाबाई को घूरा। गुस्सा मत होइए ठाकुर साहब, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ। इसलिए ठाकुर साहब, बॉबी के आपको मारने की ये बात इस कमरे में ही रहे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना सोचिए कितनी बदनामी होगी आपकी। लोग हंसेंगे आप पर कि विक्रम ठाकुर एक घोड़ी की सवारी नहीं कर सका, उल्टा घोड़ी की लात से अपना दांत तोड़वा बैठा। विक्रम ठाकुर, अंबा, किसी भी हाल में बॉबी मुझे चाहिए। पूरे 30 लाख में खरीदा है मैंने उसको, मुझे बॉबी चाहिए। किसी भी कीमत पर बॉबी यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। विक्रम ठाकुर गुस्से में दहाड़ा। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, बॉबी ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी। हमारे कोठे की सरहद बॉबी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। उधम सिंह जल्द ही बॉबी को ढूंढ लेगा और कल तक बॉबी आपको इसी कमरे में दुल्हन की तरह सजी हुई मिलेगी। तब तक आप भी अपना दांत लगवा लीजिए। अंबाबाई की बातें सुनकर ठाकुर गुस्से से पांव पटकता हुआ कोठे से बाहर चला गया।
विक्रम ठाकुर के वहां से जाते ही अंबाबाई ने सुकून का सांस लिया। विनी, तुम यहाँ लाइब्रेरी में छुपी बैठी हो? मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में पागलों की तरह तलाश करती फिर रही हूँ। रिया ने विनी को लाइब्रेरी में किताबों में सर दिए देखकर कहा। यूं तो विनी के दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा था, पर उन सब में रिया विनी के सबसे ज्यादा क्लोज थी। अरे यार विनी, इन बुक से बाहर निकलो और मेरे साथ कैंटीन चलो, तुमसे कुछ पूछना है। रिया ने विनी का हाथ पकड़ा और कैंटीन में लेकर चली गई। क्या बात है रिया, तुम जानती हो ना ये टाइम मेरी स्टडी का होता है, इस वक्त मैं लाइब्रेरी में होती हूँ। हाँ मैडम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी चेयर पर बैठकर गरम गरम समोसे का टुकड़ा विनी के मुंह में जबरदस्ती ठूस कर रिया मुस्कुरा कर बोली, पर मैंने बात ही ऐसी सुनी है कि मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? रिया का उसके मुंह में ठूसा हुआ समोसा खाते हुए विनी बोली, मैंने सुना है तुम्हारी और युग की मंगनी तय हो गई है, और ये बात तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई। खैर जाने दो, ये बताओ आंटी तुम्हारे और युग के रिश्ते के खिलाफ थी, वो कैसे मानी? अब जल्दी से मुझे सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बताओ। समोसे का टुकड़ा मुंह में डालकर रिया एक्साइटेड होकर बोली, तुमने सही सुना रिया, मेरी और युग की मंगनी फिक्स हो चुकी है। आज से 10 दिन बाद हम दोनों की सगाई है। वाओ यार, कितना मजा आएगा, रिया चहकी। पर ये तो बताओ तुमने आंटी जी को कैसे मनाया, क्योंकि तुम्हारे और युग के रिश्ते को लेकर वो कितनी इनसिक्योर थी, ये बात सभी जानते हैं। मम्मी ने मेरे और युग की मंगनी को लेकर एक शर्त रखी है। अगर मैंने वो शर्त पूरी कर दी तो हमारी शादी हो जाएगी, वरना ये मंगनी सिर्फ मंगनी ही रहेगी, शादी तक का सफर कभी तय नहीं कर पाएगी। विनी ने उदास होकर कहा। रिया, ऐसी कौन सी शर्त रखी है आंटी ने? विनी, अपनी शादी से पहले मुझे आईएएस क्लियर करना होगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय क्यों न लग जाए। मेरे आईएएस बनने से पहले हमारी शादी नहीं होगी। क्या? रिया हैरान होकर बोली। पर विनी, तुम खुद आईएएस बनना चाहती हो, इसके लिए आंटी ने शर्त क्यों लगाई? ताकि मैं युग से सगाई के बाद कहीं अपना सपना न भूल जाऊं, जिस सपने को मम्मी ने मेरे बचपन में ही मेरी आंखों में बसा दिया था। इसलिए युग ने जब कनाडा में अपने पापा से मम्मी की बात कराई, अंकल जी के मम्मी से हमारी शादी की बात करने पर मम्मी हमारी सगाई के लिए अग्री तो हो गई, पर युग के पापा के सामने ये शर्त रखती तो क्या सगाई पर युग के पापा भी आएंगे? क्योंकि युग अपने पापा के बिना तो सगाई नहीं करेगा। ये सभी जानते हैं कि युग अपने पापा को कितना प्यार करता है। हाँ, वो भी सगाई पर आ रहे हैं। बल्ले बल्ले यार, ये तो खुशी की बात है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आईएएस आसानी से क्लियर कर लोगी। तुम हो ही इतनी इंटेलिजेंट। देखा जाए तो आंटी ने सही किया। उन्हें डर था कि कहीं युग के प्यार में पागल होकर उनकी बेटी अपने सपने से भटक न जाए। रिया ने विनी को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि मिस विनीता शर्मा, युग है ही इतना हैंडसम और चार्मिंग कि उसको देखकर तुम तो क्या, कोई भी अपनी मम्मी पापा, पास्ट फ्यूचर, अपना सब भूल जाए। यूनिवर्सिटी से आकर विनी ने जिज्ञासा जी के कमरे में झांका। जिज्ञासा जी विनी के बचपन की एल्बम खोले बैठी थी। विनी भी जिज्ञासा जी के पास बैठकर एल्बम देखने लगी। उस एल्बम में विनी के बचपन की तस्वीरें थी। हर तस्वीर में विनी उसके पापा विनय शर्मा जी के साथ मुस्कुरा रही थी। जिज्ञासा जी हर तस्वीर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। एल्बम की हर तस्वीर से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि तस्वीर में विनी अपने पापा विनय शर्मा जी के साथ थी। जिज्ञासा जी जब भी एल्बम खोलकर बैठती थी, उनकी आंखें नम हो जाती थी। विनी ने उनकी आंखों से चश्मा उतारा, उनकी नम पलकों को जिन्हें वो हर बार विनी से छुपाने की कोशिश करती, पर हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी भीगी पलकों को विनी से छुपा नहीं पाई। अपनी उंगलियों से साफ किया। विनी ने जिज्ञासा जी का माथा चूमा और उनसे लिपट गई। जब जिज्ञासा जी किसी भी बात को लेकर भावुक हो जाती थी, तब विनी इसी तरह एक माँ की तरह जिज्ञासा जी को संभालती थी। वो दोनों ही एक दूसरे की माँ भी थी और बेटी भी थी। अचानक फोन की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटियों ने खुद को संभाला। युग की मम्मी रेखा जी की कॉल थी। जिज्ञासा जी ने एक नजर विनी पर डाली और फोन रिसीव करके अपने कान से लगा लिया। जी रेखा जी, कैसी हैं आप? जिज्ञासा जी रेखा जी से बातें करने लगी। विनी भी उन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल, मुझे भला क्या आपत्ति होगी। विनी आपकी अमानत है, आप जब चाहें उसे अपने साथ लेकर जा सकती हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इतना कहकर जिज्ञासा जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या बात है मम्मी, आंटी जी ने अचानक फोन क्यों किया? रेखा जी कल तुम्हें अपने साथ मार्केट लेकर जाना चाहती हैं। दरअसल वो कल तुम्हारी सगाई की ड्रेस, ज्वेलरी की शॉपिंग करेंगी और वो चाहती हैं कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का हो, इसलिए कल उनके साथ मार्केट जाकर अपनी पसंद की ड्रेस ले लेना। जी मम्मी, आपको कोई एतराज तो नहीं है मम्मी? विनी ने जिज्ञासा जी के हाथ पकड़कर उनके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? तुम उनकी होने वाली बहू हो, उनका पूरा हक बनता है तुम पर।
माना कि मैं युग को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अगर युग तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो मुझे भी युग उतना ही प्यारा होगा जितना सबको अपने दामाद प्यारे होते हैं। बल्कि मैं तो माता रानी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि युग की मोहब्बत सच्ची निकले। आगे चलकर उसकी मोहब्बत का जो इम्तिहान होगा उसमें उसकी मोहब्बत में कोई खोट ना हो और युग की मोहब्बत सच्ची निकले, क्योंकि मोहब्बत में बेवफाई जान ले लेती हैं। जिज्ञासा जी ने प्यार से विनी का गाल थपथपाकर कहा। आखिर विनी की माँ कौन सा राज छुपाना चाहते हैं और क्या बॉबी को ऊधम सिंह ढूंढ पाया? जानने के लिए देखिए कहानी खूबसूरत कोठेवाली की पार्ट 3।